हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में हम एक नई कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। इसके हम पहले राजेश जोशी का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद इस कविता का भावार्थ भी साथ में देखेंगे और उसके बाद हम इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी साथ में हल कर लेंगे। तो आपको एक ही वीडियो में सभी भावार्थ और राजेश जोशी का जीवन परिचय और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस अध्याय के संपूर्ण हल करने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में जो आपकी यूनिट नंबर 19 है उसका हम आपको पूरा हल लेकर आए हैं। तो आपने यदि और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम राजेश जोशी का जीवन परिचय। तो आइए चलते हैं। राजेश जोशी जो है इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। तो इनकी जो तारीख होगी वो 18 जुलाई, कब? 18 जुलाई 1946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 18 जुलाई, याद रखना है, 18 जुलाई 1946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में। कहां पर? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कुछ समय तक पत्रकारिता भी शुरू की और इन्होंने कुछ सालों तक अध्यापन का काम भी किया है। इन्होंने कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखी और इन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किया है। इन्होंने कुछ फिल्म के पटकथाएं भी, इन्होंने पटकथाओं का लेखन किया है। आगे इन्होंने जो अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मनी है, इन भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी हैं, अनुवाद किया है। आइए आगे देखते हैं। इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेप्त में हंसी और दो पंक्तियों के बीच में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में भी मिल चुका है। तो याद रखना है इनको, दो पंक्तियों के बीच में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में, कब? 2002 में है। तो इनकी आपने कृतियां देख ली हैं। कुछ और कृतियां यदि आपको चाहिए तो हम वे भी आपको बता सकते हैं कि जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी है। मिट्टी का चेहरा, ये भी आपकी हो गई। तीसरी नेप्थ में हंसी, ये भी आपकी हो गई। दो पंक्तियों के बीच, ये भी आपकी हो गई। एक जिद है, क्या है? जिद, जिद भी इनकी एक हो गई है। तो ये इनके जो हैं सब काव्य संग्रह हो गए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, जैसे सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। तो कपिल का पेड़ भी इनकी एक रचना है, कहानी है। इसके बाद इन्होंने जादू जंगल, कौन सा? जादू जंगल, जादू जंगल भी लिखा है। और उसके बाद इन्होंने जादू जंगल के बाद इनकी एक और अन्य रचना है अच्छे आदमी। कौन? अच्छे आदमी भी इन्होंने लिखा है, अच्छे आदमी। अच्छे आदमी, उसके बाद इन्होंने अच्छे आदमी के बाद इन्होंने लिखा है टंकार का गाना। कौन सा? टंकारा का गाना, तुक्के पर तुक्का। इनके कुछ नाट्य भी इनके हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी रचनाएं लिखी हैं, किताबें भी इनकी हैं। एक कवि की नोटबुक, ये भी इनकी एक किताब है। और एक कवि की दूसरी नोटबुक, ये भी इनकी एक किताब है। तो ये कुछ इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इनको अवार्ड भी हमने आपको बता दिए हैं, कब है? 2002 में। दो पंक्तियों के बीच में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए अब इनका हम भावार्थ, इस पाठ का जो पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ का पहले हम आपको भावार्थ बता देते हैं कि इस पाठ में कवि ने जो बच्चे काम पर जाते हैं उसके लिए गंभीर दुख व्यक्त किया है। हमारे समाज में जो बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वे पूछ रहे हैं, हमारे समाज से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है या ऐसी कैसी नौबत आ गई है कि हमारे यहाँ पर बच्चों को भी काम पे जाना पड़ रहा है इतनी ठंड में। तो बच्चों के काम के प्रति इन्होंने वेदना व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं कविता और उसका भावार्थ। हम आपके लिए पूरी कविता लेकर आए हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो देखते रहें, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो 20 मार्च के बाद होने वाले हैं। तो इसके लिए कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कविताओं को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसका भावार्थ भी बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो कहा जा रहा है कि कोहरा है, बहुत ठंड है और इस ठंड में सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं
सुबह सुबह। आगे कहा है कवि ने कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है, सॉरी, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। मतलब उन्होंने बताया है कि हम जो इस समय में, वर्तमान समय में हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमें लिखना पड़ रहा है जी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह जाना, इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? वे पूछना चाह रहे हैं कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी हमारे समय की कैसी है, इस वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है और भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखना चाहिए और यह एक सवाल की तरह होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो आइए इसका हम व्याख्या देखते हैं कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम कहने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। बच्चे राजेश जोशी जो हैं आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह कहते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वास्थ्य, शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्नों को सामने लाकर कभी एक प्रकार के समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसके विसंगति के कारणों को जन्म दिया है। कि क्या है, कवि कहता है कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह नाले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वो बच्चों को शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य में सुंदर समाज की आधारशिला हो। किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर बच्चे जा रहे हैं? आगे कहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? मतलब जो उनके खेलने के दिन है बच्चों के, उनको आज खेलना चाहिए, तो क्या जितनी भी सारी गेंदें हैं वो कहाँ गिर गई हैं? अंतरिक्ष में चली गई हैं। कहीं देश में गेंदें नहीं बची हैं बच्चों को खेलने के लिए? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में क्या किताबें नहीं बची हैं? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनका समय अभी पढ़ने का है, ना कि काम पर जाने का। तो उन्होंने प्रश्न किया है कि बच्चों की जो किताबें हैं वो दीमक ने खा ली हैं, किताबें नहीं बची हैं रंग बिरंगी। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हमारे मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो उन्होंने सवाल किया है कि हमारे यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, खेलने के लिए खिलौना नहीं बचे हैं, गेंदें नहीं बची हैं, अंतरिक्ष में चली गई हैं, कि किताबों को दीमक ने खा लिया है, कि पहाड़ के तले क्या है, काले पहाड़ के नीचे कौन दब गए हैं? सारे खिलौने दब गए हैं। भूकंप में पूरे मदरसे ढह गए हैं कि वहां पे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और मैदान नहीं बचे हैं, हमारे बगीचे नहीं बचे हैं, घरों का आंगन नहीं बचा है बच्चों को खेलने के लिए। कि ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर बच्चों को जाना पड़ रहा है। तो आइए भावार्थ देखते हैं कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गया? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए हैं? तो कवि आपसे पूछना चाहता है, समाज से पूछना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूल में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, वे आज कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। जिनको हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होना चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सड़कों पर काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे उन्होंने कहा है कि तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है
जब बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि भयानक है, लेकिन इससे भी यह है कि है सारे हस्त मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। बच्चों को काम पर जाने के लिए उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया है। कवि की पंक्तियों में उनका कहना है कि जिस सामाजिक व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया है, उसमें हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे। और ऐसे समाज में हमें लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है कि वह कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसी ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है नहीं मिल सकी हैं, क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। इस कारण से बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपयों की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियमित बना दिया हो। आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारी पूरी पंक्ति हो गई है और इसका आपने भावार्थ भी देख लिया है। अब इसके संबंध की हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, जो आपने कविता पढ़ी है और हमारे साथ इनके उत्तर भी आप दीजिए, जिससे आपका ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के। पहला है, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? तो बताइए आप। पहला ऑप्शन है पागलपन के समान है, एक हादसे के समान है, एक बुराई के समान है और एक लहर की तरह है। तो आपको बताना है इसका आंसर कि इस कविता में बताया गया है कि बच्चे जो काम पर जा रहे हैं वो एक हादसे के समान है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला है हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना हुआ है? हमारा ऐसा कैसा रवैया है जो उदासीन है? तो इस कविता में क्या है ऐसा कि हमारा रवैया उदासीन हो गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका अपने जीवन में होने वाली दुखद घटनाओं की ओर, दूसरा मार्ग में हो रही हादसों की ओर, तीसरा गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर, चौथा देश में खराब होते हालातों की ओर। तो इस कविता में इसका आंसर जो है वो है गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो मंदिर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं? तो इसका आंसर जो होगा कि सुबह सुबह बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए सड़क पर कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। आइए अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है? तो कवि के बाल्यकाल की घटना पर है, दूसरा देश के भावी पीढ़ी की ओर है, या तीसरा देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर है, या भुखमरी और अशिक्षा की ओर है। तो आइए इसका देखते हैं। तो इसका चौथे का जो आंसर होगा हमारा होगा कि देश की गरीब तबकी के बच्चों की ओर। तो देश के जो गरीब तबकों के बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो इतनी गरीबी आ गई है, यही इस कविता में बताया गया है कि देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर जो इशारा है, जो इर्द गिर्द कविता जो है वो घूमती नजर आ रही है। आइए अगला है हमारा पांचवा, सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है? तो सुबह के समय जब बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या धुआं छाया है, या अंधेरा छाया है, या कोहरा छाया है, या धूल उड़ रही है? तो इसका आंसर जो होगा कि कोहरा छाया है। कोहरे में ठिठुरती ठंड में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो सुबह क्या छाया हुआ है सड़कों पर? कोहरा छाया हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोहरा। आइए अगला हम देखते हैं छठवां कि कभी सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया है? तो क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो पहला, सड़क किनारे एक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त पड़ा था, या दूसरा अत्यधिक ठंड में कई बच्चे सिमटे सहमे बैठे हुए थे, या अगला कुछ बाल मजदूर जा रहे थे, या डी अगला कुछ लोग बिना कंबल ओढ़े जा रहे थे। तो इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि कुछ बाल मजदूर क्या थे?
जा रहे थे सड़क पर सुबह सुबह ठंड में ठिठुरते हुए कोहरे में। तो इसका आंसर हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे थे तो कुछ बाल मजदूर जा रहे थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर राइट है। आइए अगला देखते हैं। सातवां जो है वो सातवां है कि बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए? तो खेलकूद का, पढ़ने लिखने का, सोने का या खाने का। तो इसका आंसर जो है कि बच्चों को अपने भविष्य के लिए क्या मिलना, कौन सा अवसर, विकास के लिए कौन सा अवसर मिलना चाहिए? तो पढ़ने लिखने का जो है अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। तो बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम। अगला जो आठवां है हमारा वो है कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो चींटियों ने, चूहों ने, दीमक ने या मक्खियों ने। तो इसका आंसर जो होगा कि पाठ में बताया गया है कविता में, क्या दीमक खा गए हैं बच्चों की किताबें? तो इसका आंसर आपका होगा दीमकों ने। आइए अगला नौवां हम देखते हैं कि कवि कहां जाकर राहत की सांसें लेता है? तो पहला है जब वह समाज को झकझोर देखता है। दूसरा, जब वह बाल मजदूरों के सत्य को सबको व्यक्त कर देता है। या जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं। अगला, बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो नौवां का जो आंसर होगा वो आपका होगा कि जो कवि है कब राहत की सांस लेता है? जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं। तो वह कवि क्या करता है? राहत की सांस लेता है। अगला अगला है हमारा कि बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसको चिंता का विषय है? तो कवि के लिए, माता पिता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। तो इसका आंसर होगा कि बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय है? तो यह कविता के लिए भी है और माता पिता के लिए भी है, सरकार के लिए भी है और समाज के लिए भी है, लेकिन इसमें हमें कविता के लिए ही बताया गया है। तो आपका वहां पे जो ऑप्शन आएगा वो आपको ऑप्शन की अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है। यदि वहां पे समाज के लिए आता है तो ये भी सत्य हो सकता है और कवि के लिए ये भी आपका सत्य हो सकता है। यहाँ पे हमने आपके लिए ऑप्शन जो सेम टू सेम दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कवि भी हो सकता है और समाज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि कवि जा रहा था सड़क पर और उसको सड़क किनारे जो बच्चे दिख रहे थे, इसलिए कवि चिंतित है। आइए अगला 11वां कि बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है? तो अनाथ होने के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा 11 का आंसर है कि बच्चों को गरीबी के कारण क्या करना है? काम पर जाना पड़ रहा है। आइए अगला हमारा है 12वां क्वेश्चन है कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? तो क्या सुखद है या भयानक है या गंभीर है या नीरस है? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आंसर है कि जो बच्चों को काम पर जाना है एक भयानक स्थिति है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि बच्चों को काम पर जाना कैसी है? भयानक स्थिति है। अगला 13वां है बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसी भाव उमड़ा? ये मन कैसा भाव है कवि के मन में? तो कवि के मन में क्या करुणा उभराई है या चिंता के या आवेग के या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कि जब कवि देखता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं, तो कवि के मन में करुणा उभर आती है, चिंता उभर आती है, आवेग उभर आता है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आइए अगला हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि हस्त मामूल का क्या अर्थ है? तो यहाँ बताना है आपको हस्व मामूल। तो हस्व मामूल का यहाँ पे क्या अर्थ है? तो अचानक है, करुणा है, यथार्थ है या भूचाल है? तो यहाँ का इसका आंसर जो है वो है यथावत है। किसका अर्थ? हस्व मामूल का क्या है अर्थ? यथावत। तो आइए अगला हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? तो इसका जो आंसर है क्या बताइए आप? श्रमिक वर्ग का शोषण है या निरक्षरता का है या बाल मजदूरी का है या बेरोजगारी का है? तो जो आंसर यहाँ पे है वो है बाल मजदूरी का। तो इस कविता में
जो विद्यमान जो गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है। तो क्या है? बाल मजदूरी पर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं। तो आपको इसमें बताया गया था कि बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं। तो क्या बच्चों की मिट्टी के नीचे, या मकान के नीचे, या मैदानों के नीचे, या काले पहाड़ के नीचे। तो इसका आंसर आपका होगा डी, काले पहाड़ के नीचे क्या बच्चों के खिलौने दब गए हैं। आइए अगला है हमारा 17वां, बच्चों का किसका बोझ नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? रोजी रोटी कमाने का, पढ़ाई करने का, खाना खाने का, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं हमें डालना चाहिए। आइए अगला है 18वां क्वेश्चन है, बाल मजदूरी किसके लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। तो परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, माता पिता के लिए। तो जो समाज के लिए है, बाल मजदूरी सबसे बड़ी समस्या किसके लिए है? समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। कौन सी? बाल मजदूरी। आइए अगला हम देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है। तो जातिगत भेदभाव, ऋण में डूबना, या सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि सुविधाएं होते हुए भी क्या हो रहा है? बाल मजदूरी हो रही है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट है हमारा कि कवि के हताश और निराशा का कारण क्या है। तो कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, बाल मजदूरी, या जातिगत भेदभाव। तो बाल मजदूरी जो है वो सबसे बड़ा कवि के हताशा और निराशा का कारण है। तो इसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो कविता है उसका पूरा भाव और आपको राजेश जोशी का जीवन परिचय हमने बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ आपके लिए फिर से हम नए चैप्टर का जो यूनिट हमारी 19 है उसका हम एक नया पाठ फिर से लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखते रहें, चैनल को लाइक, चैनल